क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के स्टाफ के दिन बदलने वाले हैं? जो भी वहाँ एम्प्लॉय हैं, क्या उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आ गया है? आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव होंगे? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरे देश भर के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं लाखों में, उनके लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, और ये खबर आ रही है केरला हाई कोर्ट से। केरला हाई कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है, जिसमें कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के एम्प्लॉय को भी जो वेजेस एक्ट है उसके तहत कवर किया जाए, और उनकी जो छुट्टियां हैं, लीव हैं, उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे कि अन्य एम्प्लॉय को किया जाता है। दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं कोऑपरेटिव बैंक में डीजीएम रह चुका हूं, और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो कोऑपरेटिव्स के जो स्टाफ होते हैं उनकी ट्रेनिंग में करा चुका हूं, कंटिन्यूस करा रहा हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में मैं लगातार विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जाता रहता हूं, तो इस दौरान उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एम्प्लॉय की जो स्थिति है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही दयनीय है। बहुत सारे ऐसे सुधार की आवश्यकता है कि अगर वो सुधार किए जाएं तो कोऑपरेटिव्म तो बढ़ेगा, उसके साथ साथ उनके जो एम्प्लॉय के वेलफेयर की बात होगी, उनके स्टाफ के वेलफेयर की बात होगी, वो बढ़ेगी, और देश में जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो भी होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जितने भी कोऑपरेटिव के ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा, जिससे उनको भी इस डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बहुत तरह के बिजनेसेस करती है, चाहे वो जो किसानों को, मेंबरों को लोन देने की बात करें, या मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, कुछ सेल करती हैं, कुछ यूरिया, खाद, फर्टिलाइज़र इसमें काम करती हैं, कुछ दवाइयों में काम करती है, कुछ स्कूल्स में काम करती है। तो केरला में एक मेडिसिन्स या हॉस्पिटल की एक सोसाइटी थी जो कि केरला के सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड थी। वहाँ का एक मामला आया है। वहाँ पर जो उस राज्य के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, उन्होंने वहाँ पर कुछ जांचें करी या कुछ इंस्पेक्शन के दौरान पाया क्या कि वहाँ पर जो कानून है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वहाँ पर कुछ आपत्तियाँ जताई, और उन आपत्तियों के विरोध में वो जो सोसाइटी है वो चली गई कोर्ट। कोर्ट के जो डिसीजन आया उससे जब वो संतुष्ट नहीं हुई तो वो चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में डिसीजन दिया गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एम्प्लॉय हैं उनको वेजेस एक्ट के तहत कवर किया जाए, उसके साथ साथ जो उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं उनसे भी कवर किया जाए, उनके अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरी, वेजेस और जो भी एक बेनिफिट होते हैं, जितने भी कानून हमारे लेबर वेलफेयर के लिए हैं वो सब उसमें लागू किए जाएँ। केरला शॉप्स एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो कि हर राज्य में होता है, उसके तहत वहाँ पे जो जितनी दुकानें हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ लोग काम करते हैं उनमें नियंत्रण की बात आती है। तो उनके कंप्लाइंस नहीं हो रहे हैं, इस एवज में वहाँ पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर गए थे। और बहुत अच्छी बात है, जब वो वहाँ गए थे तो निश्चित रूप से कि जैसा मैंने पाया है बहुत कमियाँ तो होती ही हैं, उन कमियों में सुधार की आवश्यकता हुई और इसलिए ये मामला आगे बढ़ा। हर राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वहाँ के राज्य के सोसाइटीज़ एक्ट से गवर्न होती है। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो 2003 का जो एक्ट है उससे गवर्न होती हैं। ऐसे ही केरला में भी सोसाइटीज़ एक्ट है 1969 का, उससे वो गवर्न होते हैं। उन्होंने कहा हम इस परव्यू में नहीं आते। जब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वहाँ पर जांच करने गए, कंप्लाइंस को देखने गए, तो उन्होंने वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत देखा, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 यानी न्यूनतम मजदूरी जो मिलनी चाहिए उस एक्ट की जानकारी के अनुसार जांच की उन्होंने। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके अलावा केरला इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जहाँ पर नेशनल और फेस्टिवल हॉलीडेज की बात आती है, उस एक्ट जो कि 1958 का है उसके तहत देखा, और जो कमियां पाई गई उनका नोटिस दिया गया। उस नोटिस का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। जो इंस्पेक्शन नोट उस अधिकारी ने दिया था, उस अधिकारी के उस इंस्पेक्शन नोट के अगेंस्ट में वो सोसाइटी केरला हाई कोर्ट पहुंची कि भाई ये इनका कोई राइट नहीं है इन चीज़ों को जांचने का हम पर, क्योंकि हम तो केवल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उससे गवर्न होते हैं। केरला में एक एक्ट पास हुआ 1972 में जिसका नाम केरला पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस एक्ट रखा गया।
अब उस एक्ट को प्रभावी बनाया गया कि पुराने वाले जो एक्ट चल रहे हैं उन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब होता है अगर किसी एक्ट में कुछ बातें लिखी हैं और वही उसी के बारे में कोई बातें पहले लिखी गई हैं तो पहले वाली बातों को ओवरराइड कर दिया जाता है, यानी कि नए एक्ट में जो लिखी गई हैं उसको मान्य किया जाएगा। उसके अलावा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट और मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है 1952 का, वो भी उनके सारे एक्टों पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा, यानी उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। यानी प्रोविडेंट फंड की बात आई तो वो भी मिलना चाहिए। इससे ये तय होता है कि जो वेलफेयर के एक्ट हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बाद के एक्ट हैं और वेलफेयर एक्ट हैं, उनको सबको ओवरराइडिंग इफेक्ट मानते हुए ये बोला गया कि जो केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंतर्गत जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो भी सब इन बातों को मानेंगी, क्योंकि वहाँ की सरकार ने एक अच्छा एक्ट पास किया था। तो जिन सरकारों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद कोई लेबर वेलफेयर के एक्ट पास नहीं किए हैं तो वहाँ ओवरराइडिंग इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने इस एक्ट की मांग करनी चाहिए और अपने उन सभी कर्मचारियों को ये कहना चाहिए कि हमको भी एक आम कर्मचारियों की तरह ट्रीट किया जाए, जिससे हमें वेतन, भत्ते, प्रोविडेंट फंड और लीव और अदर जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी हमको मिलें। उससे क्या होगा, जब एम्प्लॉय सशक्त होगा, एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, उनके रिक्रूटमेंट की प्रोसेस अच्छी होगी, सिलेक्शन अच्छा होगा, जिम्मेदारियां तय होंगी, तो निश्चित रूप से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इंप्रूवमेंट आएगा। और जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इंप्रूवमेंट आएगा तो कोऑपरेटिव बैंक्स में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम भी रूरल और एग्रीकल्चर एरिया में अच्छा काम करेगा और हमारी देश की इकोनॉमी में, जीडीपी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। इस जजमेंट के दौरान जो जज साहब थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे पुराने डिसीजन भी रेफ़र किए जहां पर यह माना गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी जो हैं वो सॉफ्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या प्रोविडेंट फैक्ट जो एक्ट है सेंट्रल का उसके अंतर्गत आती हैं। और ये भी माना गया कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है वो एक वेलफेयर टाइप का एक्ट है। अगर वो एक वेलफेयर टाइप का एक्ट है तो उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को क्यों नहीं वेलफेयर मिले, तो वो वेलफेयर वहाँ उनको मिलना चाहिए। तो सभी सोसाइटी के कर्मचारियों ने इस हाई कोर्ट के इस डिसीजन को फॉलो करते हुए अपने अपने राज्यों में इसकी मांग करनी चाहिए। जो यूनियंस हैं उनको इसकी मांग करनी चाहिए। हाँ, अभी एक पहलू अभी रह जाता है कि इसके अगेंस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होता है तो शायद इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन अच्छी पैरवी की जाए, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि वेलफेयर तो होना ही चाहिए। जो सोसाइटीज़ वेलफेयर के लिए बनी हैं वो अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए बात क्यों ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सोचेंगे। और आपकी क्या राय है, आप अपने इस कमेंट बॉक्स में इसकी राय लिखिए। और आप इस तरह के कोई और मुद्दे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लगते हैं तो आप इनको हमको फॉरवर्ड करिए। हम उसमें एक अच्छे वीडियोज़ जो है बनाएंगे जिससे लोगों में इसकी जानकारी बढ़े। अगर आप इस डिसीजन की पूरी कॉपी चाहते हैं तो हमको रिक्वेस्ट भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए तो आपको इसकी कॉपी भी मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आप तक मैं लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।